कि भाई हम लोग सीयू सीईटी की पढ़ाई आखिर कर क्यों रहे हैं, है ना। रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि बार्गेनिंग पावर कॉलेज को चूज करने की हमारी हाथ में हो, ना कि किसी कॉलेज के हाथ में। ठीक है, तो ये तो पर्पस हो गया सीयू सीईटी पढ़ने का। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं, आखिर हमें पढ़ाई करनी कैसे है। सर पढ़ाई तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में भी कर रहे हैं ही है, तो सर अभी पढ़ाई करने के तरीके में क्या बदलाव हो जाएगा? बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? देखो, अभी तक आपने जो 11th-12th में पढ़ाई की वो आपने अपने सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई की कि भाई हमारे आईएससी के सिलेबस में ये है तो हम ये पढ़ेंगे, हमारे सीबीएसई के सिलेबस में ये है तो हम ये पढ़ेंगे, ये नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आईएससी वालों ने पढ़ी हैं, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ी, या सीबीएसई वालों ने पढ़ी है तो आईएससी वालों ने नहीं पढ़ी। जैसे एक टॉपिक होता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग प्रोफेसर्स किन्होंने क्या कहा वगैरह वगैरह ये पढ़ते हैं। ये आईएससी वाले तो पढ़ते हैं लेकिन सीबीएसई वाले ये सब नहीं पढ़ते। और इसी तरह से कुछ टॉपिक सीबीएसई में भी होते हैं जो वो लोग तो पढ़ते हैं लेकिन आईएससी वाले नहीं पढ़ते। तो अभी हम लोगों को ये डिफरेंस जो है ये मिटाना पड़ेगा और इस तरह से पढ़ाई करनी होगी कि रिस्पेक्टिव की कोई भी हो हमें सारी जानकारी मालूम रहे कम से कम। ठीक है, दूसरी बात, हम सब लोग ज्यादातर हैबिचुअल होते हैं ऑफ राइटिंग द आंसर्स इन अ सब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, लेकिन ये जो सीयू सीईटी का पेपर रहेगा ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और ऐसे में आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना है किसी भी चीज का। आपको यह नहीं पढ़ना है कि बहुत डिटेल में जाके हम पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमिक्स में मान लो लॉ ऑफ डिमांड है, तो आपको यह जानना जरूरी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ डिमांड इज। आपको यह जानना जरूरी है कि ऑन व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड अपॉन, यह जानना ज्यादा जरूरी है ना। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन क्या करता है यह शायद पूछा भी नहीं जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड किस चीज पे आधारित है, बेस्ड है, यह पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड अपॉन, हम में से ज्यादातर लोग को नहीं मालूम होगा क्या लिखना है, लेकिन एक्चुअली में आंसर हो जाएगा इसका सेटरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इस अजम्पशन के ऊपर यह बेस्ड होता है। अभी क्या है, हमें लॉ ऑफ डिमांड तो मालूम है लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका आंसर ही हमको नहीं आता। उस आंसर को छोड़ के बाकी सब कुछ हमें आता है ना। तो पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। जब हम सीयू सीईटी की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। आपका जो पेपर होगा वो पेपर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, और इन दो पार्ट्स में आपको पढ़ना क्या क्या है उन टॉपिक्स के ऊपर अगर हम लोग आए तो एक बार जरा आप लोग समझ लीजिए, मैं नोट करा दे रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है पेपर ए में और पेपर बी में। तो पेपर ए की अगर बात करें तो पहला टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ना है दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज। पहला टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ना है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। और जब आप लैंग्वेज की बात करते हो ना भाई, लैंग्वेज ज्यादातर केसेस में एक हिट एंड मिस वाली चीज होती है। लिटरेचर वाला पार्ट तो आदमी लर्न करके काम चला लेता है। शेक्सपियरियन कोई प्ले है, स्टोरी बुक है, पोएम्स की कोई बुक है, ये सब तो चलिए आप कुछ नहीं होगा तो रट के काम चला लोगे। हम रट लेंगे काम चल जाएगा, याद कर लेंगे, मगअप कर लेंगे काम चल जाएगा। लेकिन यहां लैंग्वेज वाले पार्ट में ये सब नहीं होता।
यहां पे आपके सामने आएंगे मान लो प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस का क्या है भाई, आपका पता नहीं, मेरे साथ तो यही होता था कि मुझे सारे ऑप्शन सही लगते थे। इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव ना, जो राइमिंग लग रहा हो बोलने में वही सही है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस ग्रामर वाले पार्ट में कि अनलेस एंड अनटिल आपको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ नहीं मालूम कि कहां पे क्या आएगा ग्रामर में, तो आप उस चीज को सही से डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। दूसरा पार्ट आता है इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी आसान भाषा में अगर कहा जाए तो आप समझ लो मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब आप में से कितने लोगों ने 11th-12th में मैथ्स लिया हुआ है या पढ़ रहे हैं? चलिए, लगभग 40-50% लोगों के पास मैथ्स सब्जेक्ट है। अभी जिनके पास मैथ्स सब्जेक्ट है उनके लिए तो स्लाइटली इजियर हो जाएगा, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको बड़ा पराया पराया सा फील होगा कि भाई ये भी एक सब्जेक्ट होता था, काश पढ़ लिया होता हमने। क्योंकि होगा क्या कि भाई आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा नहीं है, तो जब आप CU CET की मैथ्स करोगे तो आपको 2 साल का गैप हार्डली कुछ महीनों के अंदर, 2-3 महीने, 3-4 महीनों के अंदर कवर अप करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन स्टिल अगर हम लोग ढंग से पढ़ेंगे तो यह चैलेंज भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें दूसरा पार्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तीसरे पार्ट पे आते हैं विच इज रीजनिंग। तीसरे पार्ट पे आते हैं रीजनिंग। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी और एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी। रीजनिंग ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, ये आप समझ के चलो। ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना भाई, ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बड़े मजेदार होता है, एटलीस्ट मुझे तो बड़ा मजा आता था इसको पढ़ने में, और मेरा मानना है आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि इसमें सही मायने में दिमाग लगता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रीजनिंग का मतलब मैथमेटिक्स होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स एक अलग स्ट्रीम हो जाती है और रीजनिंग के लिए एक अलग ही टाइप की क्वालिटी और टैलेंट आपके अंदर चाहिए होता है। रीजनिंग के लिए मैथमेटिकल एबिलिटी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड ना, वहां पे क्या है भाई, रिलेशनशिप के ऊपर कोई रीजनिंग आ गई है ना, ए बी की मौसी के बेटे का भाई का छोटा बेटा है, तो ए और बी कैसे रिलेटेड है ना, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। रीजनिंग आपको करना है। या फिर मान लो रीजनिंग आ गई कि 4 अलग अलग शेप्स बने हैं, अब आप बताओ 5वां वाला कैसा होगा, ये रीजनिंग होती है। तो ये रीजनिंग जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़े मजेदार होती है, और जब आप पढ़ोगे तो बड़ा मजा भी आएगा आपको पढ़ के। और जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल ये ना सोचें कि भैया हमारा तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी चला गया और रीजनिंग भी चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने मैथ्स नहीं भी पढ़ा है ना, उनके लिए भी वो उतना ही आसान या चैलेंजिंग होगा जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनके लिए भी। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार तरीके से होगा। और फिर आते हैं ये वाला पार्ट जो मेरा मानना है आप सभी का बहुत स्ट्रांग होगा, यही तो असली मजबूती है आप लोग की। असली पेपर ब्रेक और मेक जो होगा वो इसी के बेसिस पे आप लोग का होगा, और ये तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल आप लोग की क्लास बेहतरीन हुई भी थी, है ना, मजेदार क्लास थी, कितना कुछ आपको सीखने को मिला, कितना कुछ आपको सीखने को मिला कि क्या क्या नहीं करना होता है, ठीक है ना।
तो करंट अफेयर्स, देखो एक बात आपको मैं फैक्चुअली अगर बताऊं, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। हर दिन के साथ यह सिलेबस बढ़ ही रहा होता है, और हर दिन क्या, हर मोमेंट के साथ। इट इज जस्ट लाइक द इंडियन पॉपुलेशन, इट्स चेंजिंग एवरी मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट ना। तो इट इज लाइक दैट ओनली कि ये हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। हम लोग जितनी देर में बात कर रहे हैं उतनी देर में चेंज हो गया। हम लोग जितनी देर में बात कर रहे हैं कि रशिया हैज अटैक्ड यूक्रेन, अगले मोमेंट पता चला रशिया हैज वन द वॉर ना। करंट अफेयर्स ही चेंज हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो द थिंग इज, ये एक ऐसी चीज है जो किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, ये सभी की इम्परफेक्ट होती है। तो अगर आपकी भी इम्परफेक्ट है तो आप ये समझ लो बस खाली इम्परफेक्शन की डिग्री का डिफरेंस होगा आपके और किसी दूसरे के बीच में, ठीक है। करंट अफेयर्स 100% किसी को नहीं आता। और ये भी मैं आपको बता दूं, हालांकि क्लासेस चलेंगी करंट अफेयर्स की, लेकिन द थिंग इज, मेरा ऐसा मानना है करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा कोई पढ़ा भी नहीं सकता। करंट अफेयर्स मोर और लेस आपकी खुद की एक इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करती है कि आपका खुद का इंटरेस्ट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज चैनल्स, न्यूज को पढ़ने में कितना है। अगर आपको न्यूज जाननी है तो मैं तो यही कहूंगा कि न्यूज चैनल्स मत देखना प्लीज। न्यूज जानने के लिए न्यूज चैनल देखना इज लाइक अ सास बहू सीरियल देखना, ठीक है। न्यूज का मतलब क्या होता है और न्यूज चैनल्स इंडिया में क्या दिखाते हैं, ये दो अलग अलग स्ट्रीम पे जाता है। न्यूज जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब किसी भी कोने में कुछ हो रहा है तो हमें वो मालूम रहे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में न्यूज चैनल्स ने एक फंडा बना लिया है अपना। उनका एक फंडा है बहुत सिंपल, हम वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, जो है उससे मतलब नहीं है हमको। जो आप देखना चाहते हैं वी विल सर्व यू, ठीक है। हम वो सुनाएंगे जो लोग पहले से सुनना चाहते हैं। रियलिटी क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हम रियलिटी को भी तोड़ मरोड़ के दिखा सकते हैं आराम से। तो आपको अगर जेन्युइनली न्यूज समझनी है तो कोशिश करिए कि भाई आप न्यूज पेपर्स या फिर आप, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। कोई बहुत रेप्यूटेड न्यूज चैनल को फॉलो मत करो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हिसाब से न्यूज दिखाता है। अगर आपको जेन्युइन न्यूज देखनी है तो बीबीसी को फॉलो कर लो आप। बीबीसी, देखो न्यूज होना और इंडियन चैनल्स के द्वारा न्यूज को बताना ये दो अलग बातें। कैसे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, बीबीसी में आप देखेंगे तो न्यूज क्या आएगी, रशिया ने बहुत सारे इलाकों पे यूक्रेन पे गोलाबारी की, अटैक किया, ये न्यूज बताई जाएगी ऐसे, ठीक है। उसका आगे का पीछे का नहीं, ये बताया जाएगा कि क्या हुआ या क्या है। रशिया ने बमबारी की यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों पे, यूक्रेन काफी बुरी स्थिति में इस समय है, ये न्यूज है। अभी इंडियन न्यूज चैनल्स होंगे तो वो क्या बताएंगे, पहले तो एक बहुत लंबी चौड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चलने लग जाती है, सायरन वगैरह बजाने लग जाते हैं अपने आप ही, और उसके बाद आएगा कि भाई आज की ब्रेकिंग न्यूज, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, इसके बहुत सारे गंभीर नतीजे भारत के ऊपर आने वाले हैं, आने वाले दिनों में ये होने वाला है, वो होने वाला है। आप न्यूज नहीं बता रहे हो, आप अजम्पशंस बता रहे हो। आप हमें अजम्पशन सर्व कर रहे हो, वो आपको नहीं चाहिए। अजम्पशन बनाने का काम ऑडियंस का होता है, हमारा काम न्यूज बताने का है। तो आपको न्यूज सुननी है और वहीं से आपके बनेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको करना है। और करंट अफेयर्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट भाई होता है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरा मानना है, जनरल नॉलेज, जीके। अब आप कहेंगे सर जीके और करंट अफेयर्स तो एक ही बात हो गई। आप में से कोई जानता है जीके और करंट अफेयर्स में फर्क क्या होता है? हाँ, जीके जो होता है वो स्टैटिक होता है, वो स्टैटिक होता है, उसमें बदलाव नहीं होता।
हु इज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन, या इंडिया हु इज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ इंडिया, तो वहां पे जीके कांस्टेंट है, महात्मा गांधी जी ना। अब ये करंट अफेयर वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं कल तो हम लोग ने कोई और नाम पढ़ा था, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं वो तो पुराना हो गया, वो तो बहुत ओल्ड इंडिया के थे, नहीं नहीं अभी मॉडर्न डे इंडिया के तो ये हैं, नहीं नहीं आने वाले समय में हम चेंज करने वाले हैं फादर ऑफ द नेशन, ऐसा नहीं होने वाला ना, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स लगातार चेंज होता है, ठीक है, और आपको दोनों को ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सब मिला करके आपके पेपर का वेटेज 25% होगा, आपके पेपर का वेटेज 25% होगा फॉर दिस पार्ट ए। ये बात क्लियर है, पक्का? अब आते हैं विच इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, सेक्शन बी पार्ट। अब सेक्शन बी सही मायने में आपके क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बीच का फर्क तय करेगा, क्योंकि 25% पार्ट अगर पेपर ए का है तो बिना बताए आप मेरे जानते हो कि 75% पार्ट ऑब्वियसली किसका हो गया, सेक्शन बी का हो गया, है ना। और इस वाले पार्ट में क्या आएगा, इस वाले पार्ट में आपका आएगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, यानी आपका जो डोमेन है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका टॉपिक आएगा, और आप लोग का जो स्ट्रीम है वो है कॉमर्स, आपका स्ट्रीम है कॉमर्स, तो जो चीजें पूछी जाएंगी वो आपसे कॉमर्स के बारे में पूछी जाएंगी। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि सर ये जो कॉमर्स की बात हो रही है, सर आईएससी में तो कॉमर्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, सीबीएसई में तो कॉमर्स नाम का सब्जेक्ट ही नहीं होता, वहां तो बिजनेस स्टडीज होता है, तो सर ये कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली कॉमर्स सब्जेक्ट से ज्यादा इज अ स्ट्रीम, ये एक स्ट्रीम है। और जब आप कॉमर्स की बात करते हो ना, कॉमर्स का मतलब सिर्फ कॉमर्स नहीं होता है, कॉमर्स का मतलब कमर्शियल स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। आप कभी नेट पे जाकर के नेट का सिलेबस देखना, नेट पे जाके मतलब इंटरनेट पे जाके एनईटी का सिलेबस देखना फॉर कॉमर्स, ज्यादा नहीं 32 पेजेस का खाली सिलेबस है, ओनली 32 पेजेस। व्हेन आई वाज गिविंग माय नेट एग्जाम, मैं सिलेबस आधा ही पढ़ के सो गया था, मतलब सिलेबस पढ़ने के बाद ही मुझे नींद आ गई, मैंने कहा इसको करेगा कौन, आधा सिलेबस पढ़ते पढ़ते ही नींद आ गई। 32 पेजेस इज द सिलेबस। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमर्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 24 सब्जेक्ट्स ओवरऑल। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें 24 सब्जेक्ट्स आते हैं, 24 सब्जेक्ट्स, रेंजिंग फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अकाउंट्स आती है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंट्स, अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है। आप लोग जो 11th-12th में पढ़ते हो वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वो कहलाएगी एडवांस अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर में जाओगे तो कहलाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड ईयर में जाओगे तो कहलाएगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसी तरह से और आगे एमकॉम वगैरह में जाओगे तो कहलाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये मैं आपको बता दूं, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रहे हो और जब आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ोगे अगले साल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांस अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता, खाली एक आध चीज होती है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, बस। इसके अलावा कोई भी चैप्टर आपका सेम नहीं मिलेगा, सारे चैप्टर्स अलग होते हैं, सारा कैलकुलेशन अलग होता है। और फिर जब कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे तो वो एकदम अलग हो जाएगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे वो अलग हो जाएगी। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, कहने को अकाउंट्स है लेकिन अकाउंट्स में ही आपके लगभग 5-6 सब्जेक्ट्स हो गए। आई बात समझ में? फिर आपका सब्जेक्ट होता है लॉ। अब लॉ कहने को लॉ है, लेकिन फिर इसमें मर्केंटाइल लॉ भी आता है, कंपनी लॉ भी आता है, लेबर लॉ भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज लॉ भी आता है। तो 4-5 आपके लॉ वाले पेपर्स हो गए, ठीक है।
इसी तरह से इकोनॉमिक्स आता है, तो इकोनॉमिक्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स के अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाएंगे आपके, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा, तो अलग अलग आपके पेपर हो जाएंगे उसमें भी, समझ रहे हैं? ऑडिटिंग आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आएगा, इस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा, बहुत सारे अलग अलग पेपर्स हैं, ठीक है? तो आप जब कॉमर्स की बात कर रहे हो तो यहां पे कॉमर्स का मतलब आपके हिसाब से क्या है? फॉर CUCET यहां पे कॉमर्स का मतलब क्या है? चलिए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑब्वियसली अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग आपकी मोर और लेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कुछ पार्ट्स इसमें आपके एडवांस अकाउंटिंग के भी आएंगे, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स, सारे नहीं, कुछ चैप्टर्स आपके इसमें जो है एडवांस अकाउंटिंग के भी आएंगे। अकाउंटिंग जो ISC और CBSE में आप पढ़ रहे हो ये तो है ही है, यूपी बोर्ड वाले सिलेबस में अकाउंटिंग में कुछ एडिशनल चैप्टर्स और होते हैं जो आप लोगों में नहीं होते, तो आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, जब CUCET का पेपर होगा तो वहां ISC CBSE यूपी बोर्ड से मतलब नहीं होगा, वहां पे सब आएगा, तो आपको सब आना चाहिए, ठीक है? सब आएगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है? तो पहली चीज होगी आपकी अकाउंटिंग। फिर आते हैं इसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यूपी बोर्ड में एक सब्जेक्ट ही होता है बाय दिस नेम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से, लेकिन आप लोगों में कोई अलग से ये सब्जेक्ट नहीं होता, ISC में और ना CBSE में, आप दोनों में ही नहीं होता। आप लोगों में कॉमर्स होता है या फिर बिजनेस स्टडीज होता है, जिसमें आप मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, है ना? तो यहां पे मैनेजमेंट का पूरा डिटेल आएगा, ठीक है? सब कुछ आएगा मैनेजमेंट से रिलेटेड, पॉड स्कॉप वगैरह आपने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, जो भी, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब आपसे पूछा जाएगा। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक्स है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, और यही बिजनेस इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाएगा यहां पर। अब इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई खास फर्क नहीं है। व्हेन वी आर अप्लाइंग द इकोनॉमिक्स लॉज एंड थ्योरीज इनटू आवर बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप जब इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होने वाले लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, इन सबको बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाता है, जब आप ये करना सीखते हो तो इसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है? क्या मतलब, क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमांड, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया कि भैया लॉ ऑफ डिमांड होता है जो बताता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ये इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कहता है? ये लॉ ऑफ डिमांड एक बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद कैसे है, इसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्शन में, सप्लाई में किस तरह से चेंजेस करेगा। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस, यानी इट बिकम्स एन आर्ट, ठीक है? हैविंग अ पिस्टल इन योर हैंड इज अ साइंस, इफ यू विल पुल द ट्रिगर इट विल शूट, लेकिन हाउ टू शूट एट द टारगेट, दैट इज एन आर्ट। पिस्टल होना हाथ में, दैट इज अ साइंस बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको यूज करके टारगेट हिट करना आना, दैट इज एन आर्ट। टारगेट हिट करने का मतलब है टारगेट जो है वही हिट करना, ये नहीं कि कहीं भी मार देना, यही टारगेट था, मारने के बाद नहीं नहीं मैं यही ट्राई कर रहा था, दैट वाज माय एम, तो ये नहीं, एम हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, देन यू हैव टू बुलजाई दैट, ठीक है? वो करना है आपको। इट इज नॉट लाइक कि हम लोग बचपन में करते थे, वो जो क्रिकेट खेलने से पहले वो हेड टेल होता था ना, टॉस होता था,
तो उसमें से कई हमारे ऐसे भी होते थे जो यही हाँ, टॉस जब किया तो बोला ही नहीं, यही जब गिर आया तो हाँ यही वाला बोला था, या फिर हडेल ना, हेड या टेल नहीं, हडेल बोल दी। तो द थिंग इज यू नीड टू नो व्हाट इज योर टारगेट, देन यू हैव टू एम इट, ठीक है। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया भाई यूपी बोर्ड में ये एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही, लेकिन आप लोगों में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ये पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना होता है वो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको पढ़ना होगा अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, अब आजकल तो 1% कंपनी भी आ गया है ना, इस तरह के स्टार्टअप्स भी आ गए हैं अलग अलग। तो इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेलिंग में करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सब देखना है। फिर नेक्स्ट आएगा बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है भाई? देखो, इन्वायरमेंट तो आप जानते ही हो, द सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, दैट इज द एनवायरमेंट। और ये हमारे आसपास की सराउंडिंग किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट करती है, व्हाट इंपैक्ट आवर सराउंडिंग्स इज गोइंग टू मेक ऑन आवर बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ने का पर्पस ये होता है कि हम लोग एक तरीके से सॉर्ट एनालिसिस कर पाए अलग अलग चीजों का। एंड व्हाट दिस सॉर्ट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखो भाई, हमेशा ध्यान रखो, जो चीज एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में या कोई नई चीज मार्केट में किसी एक के लिए अगर स्ट्रेंथ है, तो किसी और के लिए वो वीकनेस भी हो सकती है। किसी एक के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, तो किसी और के लिए वो एक थ्रेट भी हो सकती है। एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, भाई डीमोनेटाइजेशन हुआ, रात में 8 बजे प्रधानमंत्री जी चैनल पे आए, देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा अब से आपके सारे पैसे खत्म, ठीक है। चलो लोगों ने कहा ठीक है भाई, अच्छा है, कुछ बढ़िया ही होगा, उसमें क्या है, बढ़िया है, गुड। फिर प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा ऐसा है, जीएसटी अब से अप्लाई होगा, ठीक है। और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक नया टैक्स लगा हमारे ऊपर, वाओ क्या बात है, गुड। अभी तक हम लोग बहुत कम टैक्सेस दे रहे थे, अब आराम से देंगे, एंजॉय करेंगे। हम लोग ऑलरेडी हर चीज पे टैक्स दे रहे होते हैं, है ना। आप इनकम कमाते हो तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपने इनकम कमाई है, इनकम टैक्स दे दो। आप सेल्स करते हो तो गवर्नमेंट कहती है बेचा है सामान, सेल टैक्स दे दो। घर में रहते हो, अरे बहुत अच्छा काम करते हो, हाउस टैक्स तो दो। सड़क पे चलते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, सड़क पे चलते हो तो रोड टैक्स दे दो। पानी पीते हो, गुड हैबिट, वाटर टैक्स दो, ठीक है। बिजली इस्तेमाल करते हो, अच्छा काम करते हो, गुड, मस्ट बी डूइंग इट, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स दे दो। फिल्म देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स दे दो। भले ही वो बात अलग है कि एंटरटेनमेंट, फिल्म के अंदर भी एंटरटेनमेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन टैक्स तब भी एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम से ही लिया जाता है। तो एक और टैक्स लगा, जीएसटी। जब ये सारी चीजें हुई तो भाई जो लोग अपना काम पहले से ऑनलाइन माध्यम से कर रहे थे, सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करके कर रहे थे, लिखा पढ़ी के साथ अपना बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों के लिए यही सारी चीजें क्या बन गई, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए, है ना। और जो लोग ये काम नहीं कर रहे थे पहले से, उनके लिए ये वीकनेस भी बन गया और पूरी तरीके से एक नया थ्रेट क्रिएट हो गया उनके लिए कि अब बिजनेस को आगे हम कैसे बढ़ाएं।
ये है SWOT एनालिसिस जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं, फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। ठीक है, तो इसके बारे में काफी कुछ है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है भाई? नेक्स्ट है आपका मनी एंड बैंकिंग। हाँ, बीकॉम में भी आपका ये एक पेपर आता है मनी एंड बैंकिंग के नाम से, और यहां पे भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा मनी एंड बैंकिंग। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ रखा है, मनी के बारे में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई है, बैंकिंग के बारे में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक ना, तो यही सारी चीजें आपको डिटेल में यहां पे थोड़ा पढ़ना रहेंगी। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट, आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट के तौर पे थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट ना, सेबी याद है, सेंसेक्स, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी ना। यही सारी चीजें आपके फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जो आपको यहां पे पढ़नी रहेंगी। ठीक है, और फिर एक और टॉपिक आपका रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह की चीजें कुछ पढ़ी होंगी आपने। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा है ना, ये सब, यही सारी चीजों को इनडायरेक्टली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको, तो ये सब मिला करके आपका पेपर पूरा कंप्राइज होगा। आपके पेपर में फॉर एवरी करेक्ट आंसर +1 होगा, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.25 होगा। लोगों का पेपर खराब कई बार इसलिए नहीं होता कि उन्हें करेक्ट आंसर्स नहीं मालूम होते, ज्यादातर खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि वो रॉन्ग आंसर्स बहुत ज्यादा लगा के चले आते हैं। रॉन्ग आंसर लगाने से क्या होता है कि जो पॉजिटिव स्कोर आपका है वो भी माइनस होते होते बहुत कम रह जाता है। फिर देखो, कभी कभी आंसर ना आता हो तो हमें गैसवर्क भी करना होता है, लेकिन द गैसवर्क हैज टू बी अ वेरी कैलकुलेटेड वन। ऐसे मनगढ़ंत गैसेस से काम नहीं चलता। ठीक है, देखो एक बात आप समझो, 4 ऑप्शन रहते हैं A, B, C, D। 4 ऑप्शन रहते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हमें आंसर बिल्कुल भी ना मालूम हो, then what is the probability कि we might be able to have a correct answer? 1/4। 25% चांस तो तब भी है कि हमारा आंसर सही निकलेगा, क्योंकि भाई 4 में से एक ऑप्शन तो पहले ही सही है ना, हमको मालूम है। लेकिन 25:75 गलत होने का चांस है 75, करेक्ट होने का चांस है 25। ऐसे में आप मान के चलो कि ज्यादातर चांस यही है कि आपका गलती होगा। जब भी कोई ऐसा आंसर हो कि जिसमें आपको चारों सही लग रहे हैं या चारों ही गलत लग रहे हैं, ऐसे वाले को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि कंफर्म होता है माइंड में हमारे कि ये वाला तो नहीं है, ए वाला तो नहीं हो सकता, ए वाला तो हो ही नहीं सकता, आंसर बी, सी और डी में से ही कोई है। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ करेक्ट आंसर? 1/3। 33% चांस है कि सही निकले। स्टिल 67% चांस इज देयर कि आंसर गलत निकले। स्टिल इट्स बेटर कि आप अटेम्प्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में गलती हो जाएगा सब।
अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको मालूम है कि यार आंसर ना इन्हीं दोनों में से कोई एक में है, बस ये दोनों तो है ही नहीं ऑप्शन, ये दोनों तो पक्का मालूम है कि गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, यही दोनों में से कोई एक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 50-50। इस तरह की जब भी सिचुएशन आ जाए, गो फॉर दैट। क्योंकि अगर इमेजिन करो आपने इस तरह के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 सही निकले, 5 गलत निकले, 5 सही का मतलब +5 और 5 गलत का मतलब -1.25, स्टिल यू विल एंड अप गेटिंग अ पॉजिटिव स्कोर ऑफ 3.75। तो थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ता है, ये नहीं कि कहीं पे भी अंदाजे से कुछ कर दो। और जब आप बिल्कुल ही डिसाइड ना कर पा रहे हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत, और आपको वाकई में तुक्का लगाने का मन है, ठीक है, देन ऑलवेज गो फॉर द सी ऑप्शन, ऑलवेज गो फॉर द सी ऑप्शन। ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। होता क्या है इसमें, क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाता है, ए ऑप्शन को बहुत कम केसेस में करेक्ट आंसर रखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते मानी ए पढ़ेगा इंसान, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो एग्जामिनर उसको थोड़ा टफ बनाना चाहता है, तो ए नहीं रखता। बी वाला भी नहीं रखता, क्योंकि ए के बाद ठीक बी आ जाता है, तो अगेन थोड़ा सा इजी हो जाता है कि तुरंत तुरंत आंसर मिल गया। बी भी नहीं रखता। अब आप कहोगे सर डी क्यों नहीं रखता? तब और इजी हो जाएगा, उसको मालूम है तीनों गलत थे, लास्ट वाला सही होगा। टू मेक इट कंफ्यूजिंग ज्यादातर सी वाले को ही सही रखा जाता है, ज्यादातर केसेस में। तो अगर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ नहीं मालूम, तब भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टिक करना है, देन यू शुड गो फॉर द सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह की और भी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको समय समय पे बताऊंगा। अभी तो ये खाली, हाँ क्या काम आ सकता है? टर्म 1 में काम आता है, बहुत काम आएगा, अभी तो बहुत काम आएगा। अभी तो सेकंड टर्म में आपको वो काम आएगा कि अगल बगल में कोई बैठा है तो आंसर की स्टार्टिंग नहीं आ रही, पूछ लिया आपने, भाई थोड़ा हेल्प कर दो, बगल वाला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताता है। आंसर का थोड़ा शुरुआत का मालूम है मुझे, स्टार्टिंग है, मैं कहा बता दो, बड़ा कॉन्फिडेंटली बताता है इतना। अच्छा, लास्ट का भी मालूम होता है, लास्ट का भी थोड़ा सा बता देता है, इज नोन एज, ठीक है, लास्ट का भी मालूम होता है। तो एनीवेज, ये वो चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोगों की अभी तक मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वाली क्लासेस चल रही हैं। लाफिंग क्लासेस भी कल चली थी आपकी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, लाफिंग के अलावा भी। आई थिंक रीजनिंग की अभी नहीं चली है आप लोग की, अभी इस वीक से ही आपकी रीजनिंग की भी शुरू हो जाएगी क्लास, ठीक है। रीजनिंग की क्लास भी इसी वीक से अब आपकी शुरू हो जाएगी। लैंग्वेज वाली भी मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए इस वीक से हम लोग शुरू कर देंगे उसको भी, लैंग्वेज वाली क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं करंट अफेयर्स की भी क्लास ऑब्लिक लाफिंग क्लास भी आपकी जल्द शुरू हो जाएगी, वो भी साथ में। सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसमें अकाउंटिंग वाली क्लास वैभव सर, ये वाली और ये वाली दोनों वैभव सर टेकअप करेंगे, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ये भी इस वीक से स्टार्ट होगी, इसका भी टाइम टेबल बन रहा है अभी। और फिर आपके बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, इनमें से कई सारे टॉपिक्स तो मैं ही टेकअप करूंगा, जैसे आपका ये इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या बीओ हो गया, या एनवायरनमेंट भी कह लो, कई सारे टॉपिक्स मैं ही टेकअप करूंगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और भी अलग अलग टीचर्स होंगे जो टेकअप करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये सारी चीजें आप लोग की कंपाइल की जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जो ये टाइम निकाल करके ये टाइम डिवोट कर रहे हो, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। आप में से कई लोग को शायद अगर ये भी लग रहा हो कि अरे सर बाकी लोग तो नहीं करते हैं तो हम लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप लोग कर रहे हो, यू आर द अर्ली स्टार्टर्स, एंड आई थिंक इट्स अ बिग एडवांटेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। मार्केट इज ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट मूवर्स, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा मिलता है लोगों को। तो आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, करते रहो। आई नो इट्स टफ कि आपको बैलेंस करना पड़ रहा है 12th की स्टडीज को इसके साथ, बट देन टू आई थिंक आप अगर 1-2 घंटे निकाल रहे हो इसके लिए, तो दैट इज वेरी गुड आई थिंक,
क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना तो यहीं पे इसके आगे ही है ना। 12th में तो प्लान अगले साल का है नहीं कोई ऐसा किसी का, 5 ईयर प्लानिंग कोई की हो अगर ऐसी कोई ना, ऐसा नहीं ना कि सर और मन लगा के पढ़ना है सर, अभी ढंग ढंग से पढ़ना है सर, अभी एक साल में पढ़ाई थोड़ी ना हो पाती है, तो ऐसी कोई योजना तो नहीं है किसी की। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू।